Hello friends, I Dr. Aditi Tendle from Reach Other Solutions welcome you all. Today I'm going to share few tips about how to manage asthma naturally using some alternative therapies and how to improve lungs health. The things which I'm going to share today will be helpful for you if you are suffering from asthma and COPD. But of course, you need to follow these tips under your physician's guidance. तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये अस्थमा है क्या। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जो विंड पाइप है या जो हमारे लंग्स तक एयर को पहुंचाता है उस पाइप में इन्फ्लेमेशन होता है और फिर सूजन आने लगती है, बिकॉज ऑफ विच ज्यादा मात्रा में वहां पे म्यूकस या फिर बलगम जमा होना शुरू हो जाता है। Then, due to this bulgum, this windpipe has got less space for the air to pass, और फिर हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ब्रीदिंग शैलो होने लगता है, वीजिंग यानी सांस लेते वक्त आवाज आनी शुरू हो जाती है, दम घुटने लगता है, जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है, डर जाता है। अस्थमा इज नथिंग but the hypersensitive reaction which is very high in intensity as compared to usual allergic reactions which body displays like any of the skin allergies. Now what is allergy? Allergy है क्या? हमारे शरीर और इम्यूनिटी सिस्टम किसी बाहरी तत्व या फॉरेन बॉडी के प्रति जब ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो उसे हम एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति को डस्ट की एलर्जी होती है या किसी व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग ओडर्स या स्मेल्स की एलर्जी होती है, तो जैसे ही ये पार्टिकल्स व्यक्ति के विंड पाइप में एंटर करते हैं, बॉडी ट्रीट्स देम एज एनिमी and won't allow them to enter into the lungs by giving this inflammatory or allergic reaction, due to which windpipe में सूजन आने लगती है, वो कंस्ट्रिक्ट या फिर छोटा होने लगता है, हवा के पास होने के लिए जगह कम मिलने लगती है, वहां पे बहुत सारा म्यूकस जमा होने लगता है और फिर उन डस्ट पार्टिकल्स को बिल्कुल भी अंदर जाने की जगह नहीं मिल पाती। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम बॉडी की सेल मेमोरी डेवलप हो जाती है एंड व्हेनेवर द पर्सन गेट्स इन कॉन्टैक्ट विद सेम टाइप ऑफ एलर्जेंट्स नेक्स्ट टाइम, बॉडी सिमिलर प्रकार की एलर्जिक रिएक्शंस थ्रो करती है और या फिर ट्रिगर करती है, जिसे हम कहते हैं कि व्यक्ति को अस्थमा का अटैक हुआ है। चलिए अब जानते हैं अस्थमा के ट्रीटमेंट के बारे में। हमने ये तो देख लिया कि अस्थमा या फिर जो वीजिंग साउंड है या ब्रेथलेसनेस है वो कैसे डेवलप होता है। अभी जानते हैं कि इसे ट्रीट कैसे किया जा सकता है। पर फ्रेंड्स, ये सच्चाई है कि अस्थमा का कोई भी परमानेंट क्योर या इलाज नहीं है, बिकॉज इन द फर्स्ट प्लेस ये कोई डिसीज ही नहीं है, पर ये एक एलर्जिक रिएक्शन है। जब भी बॉडी उन एलर्जेंट्स के कांटेक्ट में आएगी, बॉडी सिम्टम्स पैदा करेगी। इट इज द हाइपर एक्टिव रिएक्शन ऑफ आवर इम्यूनिटी सिस्टम। दैट्स व्हाई हम इम्यूनिटी को लोअर करने की दवाइयां भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने व्यक्ति की इम्यूनिटी को कम करने की दवाई दे दी तो उसकी वजह से कई सारी और बीमारियों का शिकार वो व्यक्ति बन सकता है। तो जितनी भी दवाइयां आज अस्थमा पेशेंट्स को दी जाती है, वो आइदर उन्हें सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देने का काम करती है, जैसे कि विंड पाइप की सूजन को कम करती है, या फिर बलगम या म्यूकस को पतला करने का काम करती है, ताकि जितनी जल्दी वो बाहर आ सके तो विंड पाइप क्लियर हो जाए और व्यक्ति को सांस लेने में आसानी हो सके।
या फिर दूसरे प्रकार की जो दवाइयाँ होती है वो विंड पाइप और लंग्स की ताकत को बढ़ाने का काम करती है। दोस्तों, अस्थमा क्योर तो नहीं किया जा सकता, पर उसे लंबे समय तक प्रिवेंट जरूर किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कुछ प्रिवेंटिव तरीकों के बारे में। सबसे पहला तरीका है रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। हम किस प्रकार से ब्रीथ करते हैं उसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। कई सारे ऐप अवेलेबल है कि जिसके थ्रू आप काउंट कर सकते हो कि 1 मिनट में आप कितनी सांसें ले रहे हो। हम जितना आराम से और जितना डीप ब्रीथ करेंगे उतना ही हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। तो डीप ब्रीदिंग है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, उज्जयी है, प्राणायाम है, ऐसे कई सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है विच आर वेल प्रूवन टेक्निक्स की जिसमें अस्थमा पेशेंट को काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। देन रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड कीपिंग योरसेल्फ एक्टिव थ्रू आउट द डे, ये और एक तरीका है अस्थमा के अटैक्स को प्रिवेंट करने का या उसके इंटरवल्स को बढ़ाने का। देन रोजाना की जिंदगी में कुछ ऐसे हर्ब्स है जो सालों से या हम कह सकते हैं कि जनरेशन से यूज किए जाते हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यूकैलिप्टस है, नीलगिरी जिसे कहा जाता है। इट हैज अ कंपोनेंट कॉल्ड एज सिनियोल which works as an expectorant, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस जमा हो जाता है उसे लूज करके बाहर निकालने का काम करता है। सेकंड इज मुलेठी या जिसे जेस्टिमत भी कहा जाता है। ये मुलेठी जो है वो सोर थ्रोट में, ब्रोंकाइटिस में, कॉमन कफ में म्यूकस को रिमूव करने का काम करती है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को एक सूदनिंग इफेक्ट देती है। इसमें मिठास भी बहुत ज्यादा होती है, तो स्वीट टूथ को भी सेटिस्फाई करने का काम मुलेठी करती है। एवरी मॉर्निंग अगर हम जिंजर और मुलेठी से बना हुआ टी या चाय लेते हैं तो इससे रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिम्टम्स में काफी आराम मिलता है। एक स्टडी ये भी बताता है कि अगर आप रेगुलरली एप्पल्स या सेब खाते हो तो अस्थमा का रिस्क 32% तक कम हो सकता है। जो नॉन वेजिटेरियंस है उनमें फैटी फिश जैसे सैल्मन है जिसमें ओमेगा 3 एसिड की क्वांटिटी कई ज्यादा होती है, तो विच एक्ट्स एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी। जो वेजिटेरियंस है वो अलसी या फ्लैक्स सीड्स का यूज भी अपने खाने में रेगुलरली कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कैरेट्स। कैरेट्स के अंदर जो बीटा कैरोटीन होता है which acts as an antioxidant and which boosts the immune system against the asthma attacks. तो कैरेट्स का इस्तेमाल भी भरपूर मात्रा में करना जरूरी है। बेरीज जिसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं and which is a very important inflammation fighting food. नेक्स्ट आता है एवोकाडोस। ग्लूटाथियोन ये एक कंटेंट है जो एवोकाडो में होता है विच गार्ड्स द लंग्स अगेंस्ट एयरवे स्ट्रेस एंड टिश्यू डैमेज। हमने देखा कि रोजाना खाने में क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। चलिए अभी देखते हैं कि कौन सी चीजों का सेवन लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे फूड्स की जिसमें सल्फाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है एज एडिटिव, मतलब उसको प्रिजर्व करने के लिए सल्फाइड्स का यूज किया जाता है, ऐसे खाने को जहां तक हो सके अवॉइड करना ही बेहतर है। फॉर एन एग्जाम्पल के कई सारे ड्राई फ्रूट्स में भी प्रिजर्वेटिव के तौर पे सल्फाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। बियर है, वाइन है,
इसमें भी काफ़ी सारी मात्रा में सल्फाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो इन्हें अवॉइड करना ही अक्लमंदी है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाना चाहते हो तो सी टू इट कि ऐसे वाले ड्राई फ्रूट्स का सोर्स इस्तेमाल कीजिए जिसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड ना किए हो। नेक्स्ट आता है फास्ट फूड या फिर जंक फूड। फास्ट फूड इज एन एनिमी ऑफ योर लंग्स। 3 or more weekly servings of fast food increases the risk of severe asthma. कुछ योगा एक्सरसाइजेस है जो अस्थमा पेशेंट्स को रेगुलरली करनी चाहिए, जैसे कि नेक एक्सरसाइजेस है, अप एंड डाउन नेक मूवमेंट्स है, या फिर राइट टू लेफ्ट, या फिर नेक रोटेशन है, देन शोल्डर रोटेशन एक्सरसाइजेस है, रैबिट पोज, मार्जारासन, भुजंगासन या जिसे हम कोबरा पोज कहते हैं, धनुरासन, नौकासन या फिर बोट पोज, उत्तान पादासन, शवासन, ऐसे आसन रेगुलरली करने चाहिए। ये ब्रीदिंग को आसान करते हैं और कफिंग या म्यूकस फॉर्मेशन को कम करते हैं। सबसे एंड में लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेकिंग स्टीम इनहेलेशन रेगुलरली will also help in preventing asthma attacks.